नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में जो एक टॉपिक है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें इंडियन फेडरलिज्म की या इंडियन फेडरल सिस्टम की बात ज़रूर होती है उस सिलेबस में। तो अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपके काम की ये वीडियो है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो भी आपके काम की वीडियो है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जनरली आप जानना चाहते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, तो आपके लिए ये वीडियो है। मैंने इसमें कई सोर्स से जानकारी इकट्ठा की है। मैंने ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब, उसका भी मैटर इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा यूट्यूब पे जो कई वीडियोज़ अवेलेबल है उससे मदद ली है। इसके अलावा कई सारे ऐसे नोट्स जो अलग अलग अकेडमीज़ और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स हैं उनको भी मैंने इसमें जो है मिक्स करने की या आप कहें कि मिलाने की कोशिश की है। तो समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं शुरू कर रहा हूँ इसको बताने के लिए। देखिए, पहला कोटेशन जो है वो हमने ऑस्टिन साहब की जो पुस्तक है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, हिंदी में किताब का नाम है। जब उस चैप्टर में आप संघवाद के ऊपर चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर की शुरुआत इस कोटेशन से होती है। कहते हैं क्या, राजेंद्र प्रसाद का ये कोटेशन है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान कहें अथवा किसी अन्य नाम से पुकारें। अगर हमारा संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है तो इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे। क्यों वो कैसा कहते थे? अब देखिए, अगर मैं अब आपको संघवाद क्या होता है इस बारे में बताऊं, उसकी डेफिनेशन बताऊं, उसकी उत्पत्ति बताऊं, कहाँ से वो शब्द बना है, इसमें टाइम नहीं हम लोग नहीं ज़ाया करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब बारे में जानकारी होगी। संघवादी व्यवस्था क्या है? संघवाद व्यवस्था वो है, संघ व्यवस्था वो होती है जिसमें एक देश को चलाने के लिए जो है दो स्तरीय सरकार की कल्पना की जाती है। एक केंद्र सरकार होती है, एक प्रांतीय सरकार होती है। दोनों के जो हैं अलग अलग रोल होते हैं, दोनों की अलग अलग शक्तियाँ होती है। वो संघवादी व्यवस्था है। तो ये, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। खैर, राजेंद्र प्रसाद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप हमारे संविधान को संघीय संविधान कहो या एकात्मक संविधान कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संविधान हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम से फर्क क्यों नहीं पड़ता है? ऐसा उन्होंने शायद इसलिए कहा होगा क्योंकि जब आप हमारे संविधान की विशेषताओं पर गौर करोगे ना, जब आप हमारे संघीय संरचना की ओर गौर करोगे, जब आप देखोगे कि भारत के संविधान की राजनीतिक संरचना कैसी है, वो बहुत विचित्र है। विचित्र मतलब उसके अंदर बहुत अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग वो उसकी जटिलताएं एक अलग रूप में हैं। तो ऐसे संविधान जिसकी जो इतना विचित्र है, उसके अंदर इतने सारे जो है अलग अलग फीचर्स हैं, उसको आप किसी एक कैटेगरी में बांटने की कोशिश करोगे, उसका एक चित्रण करोगे और सोचोगे कि हम उसे क्वासी फेडरल कह दें, जैसा कि वेयर साहब ने कहा है, किसी वेयर ने कहा है भारत के संघवाद को एक क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय व्यवस्था कहा है। या आप उसे स्टेचुटरी डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दे दें, वैधानिक विकेंद्रीकरण का नाम दे दें कि भाई कानून के रूप में, कानून के अनुसार जो है दो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र जो है वो पूरे देश को चलाने का काम करती है और देश के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करती है, और राज्य जो है अपनी इकाई के रूप में अपने राज्य को संभालने का काम करते हैं। आप इस तरह के कितने भी नाम दे दें, ये शब्द बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप एक और शब्द है जैसे कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, या अंबेडकर साहब इसे डुअल पॉलिटी कह देते थे। आप कितने भी नाम रख दें, लेकिन इन नामों से कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर ऐसी जो क्वालिटी है, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो आप किसी एक नाम से आप नहीं बता सकते। उसके अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं नजर आती हैं, तो उसको कोई एक नाम देना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में अगर हम थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जो है अपने संविधान सभा की चर्चाओं पे गौर करना पड़ेगा। संविधान सभा की चर्चाओं पे गौर करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको संविधान सभा की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पीछे लेकर आता हूँ। हाँ, अब शायद आ जाएगा।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम लोग थोड़ा सा जो है ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, हमारा संविधान, आपको पता है कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन हुआ करता था। अंग्रेजी शासन के दौरान था क्या कि एक गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, या फिर वायसराय हुआ करते थे, और वो देश की राजधानी से जो है पूरे देश को चलाते थे। एक गवर्नर हुआ करता था, एक या तो वायसराय हुआ करता था, और वो क्या करता था, देश की राजधानी में बैठ के ऑर्डर देने का काम करते थे। और बाकी जो प्रांत हुआ करते थे, जो प्रांत हुआ, जैसे मद्रास प्रांत है, बॉम्बे प्रांत है, या कलकत्ता है, बंगाल है, ये सब जो बंगाल प्रांत, ये सब जो प्रांत हुआ करते थे, ये एक इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में काम करते थे। ये आदेश मानने का काम करते थे, उस आदेश को लागू करने का काम करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो पूरी प्लानिंग हुआ करती थी, पूरा ऑर्डर मेंटेन हुआ करता था, जो भी चीज़ें तय होती थी वो जो है कहाँ से तय होती थी, गवर्नर जनरल या एक सेंटर से, देश की राजधानी से। इसीलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, केंद्रीकृत थी, सेंट्रलाइज्ड थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसी दौर में आपको पता है हमारे देश में आज़ादी की मांग शुरू होती है। कांग्रेस जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करती है, आंदोलन करना शुरू करती है, और कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की जाती है। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब ये है कि प्रांतों को भी अधिकार दिए जाने चाहिए, प्रांतों को अपने प्रांत के बारे में, अपने राज्य के बारे में फैसला करने का, कानून निर्माण करने का, योजनाएं बनाने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के स्वायत्तता की मांग कांग्रेस लगातार कर रही होती है जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, जब वो आंदोलन कर रही है। तो अच्छा, उसके साथ साथ ही हमारे देश में कई सारे सुधार भी होते हैं। 1919 में मॉन्टेस्क्यू फाउंड रिफॉर्म होते हैं, जिसके बाद जो है 1919 में ही भारत के अंदर डायरची की शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत होती है। मतलब जो दो स्तरीय विधायिका, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर हुआ करती थी, और उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसकी भी स्थापना की बात होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है अगला स्टेप जो लिया जाता है संघवाद की तरफ, वो 1935 में होता है। 1935 के अंदर आपको बताएं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम आता है, और इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही जो है इंडिया को संघीय स्वरूप दिया जाता है। भारत के अंदर जो है, जो भारत का नेचर था, एक गवर्नमेंट का जो नेचर हुआ, वो किस प्रकार का रहा, संघीय स्वरूप का बनाया गया, एक फेडरल सिस्टम तय किया गया 1935 में। अच्छा, 1935 के बाद आपको पता है कि बाद में फिर हम लोग आज़ाद होते हैं। 1945 में ये तय होता है कि भाई भारत को आज़ादी दी जाएगी। उससे पहले फिर हम लोग को संविधान निर्माण करना था, तो 1946 में के दिसंबर से हमारे देश में संविधान निर्माण की कार्रवाई चलती है। 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता है, डेट्स। अच्छा, अगर आप भारत के संविधान सभा की तरफ देखोगे, जो भारत की संविधान सभा है, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो संविधान सभा के अंदर बहस होती है, उसमें संघवाद को लेकर भी बहुत तीखी बहस नजर आती है। तीखी ना कहें तो बहस आपको ज़रूर नज़र आएगी, और बहस अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स आप पढ़ोगे आगे चल के, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो है कितनी मुखर रूप से जो है दोनों तरह के विचार थे। अब जैसे हमने संघवाद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए चर्चा जब आप संघवाद के ऊपर करेंगे, तो मैंने कहा ना कि संघवाद का मतलब आप ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो स्तर की सरकारें होती हैं, दोनों के रोल अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भाई केंद्र बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हमारा देश चल पाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि राज्यों को ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए, या राज्य कमज़ोर होंगे तो देश के लिए वो ठीक नहीं है, राज्य को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, राज्यों को भी बराबर शक्ति देनी चाहिए। इस तरह की डिबेट जो है, अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा मैं एक अलग तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, आज़ादी से पहले जो डिबेट था, या पूरा एक डिस्कोर्स था, मैंने जैसा आपसे कहा कि आज़ादी से पहले या आज़ादी की लड़ाई के दौरान, आंदोलन के दौरान, कांग्रेस खुद जो है डिमांड करती थी कि भाई प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी राज्यों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो आज़ादी से पहले तो लगभग सभी नेता प्रांतीय स्वायत्तता के पक्षधर थे, लेकिन अधिकतर नेता आज़ादी के बाद राज्यों को अधिक शक्ति नहीं देना चाहते थे। जैसी आज़ादी मिली, डिबेट जो हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो लोग पहले कह रहे थे अंग्रेजों के ज़माने में कि प्रांतीय स्वायत्तता होनी चाहिए, अब आज़ादी के बाद उनका मानना यह है कि भाई राज्यों को अधिक शक्ति नहीं दे सकते, केंद्र के पास शक्ति होनी चाहिए। और उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे। कौन थे ऐसे नेता जो कहते थे कि भाई राज्यों को अधिक शक्ति देनी चाहिए, और कौन थे ऐसे नेता जो कहते थे कि भाई केंद्र के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए? देखिए, के सांथानाम के बारे में आपको जानना चाहिए, सर्च करिए इनके बारे में। एक बार आप सर्च कर लेंगे इनके बारे में तो उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं इनका नाम। के सांथानाम जो थे
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये साउथ से चुने हुए थे, साउथ से इनको जो है भेजा गया था संविधान सभा के अंदर। खैर, और भी बहुत सारे नेता थे जो मांग कर रहे थे कि एक मजबूत प्रांत होना चाहिए, राज्य शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत प्रांत का समर्थन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी नेता थे जो कहते थे कि अगर भाई केंद्र को अधिक शक्ति दी गई, राज्य को कमजोर किया गया, तो ये राज्य के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, और राज्य इस हद तक आ जाएंगे, प्रांत इस हद तक चले जाएंगे, हो सकता है वो केंद्र के खिलाफ क्रांति भी कर दें। तो इतनी बड़ी डिमांड भी हो रही है, इस लेवल पे जाके डिमांड हो रही है कि सांथानाम और भी बहुत सारे उड़ीसा वगैरह के नेता जो कहते थे कि भाई हमें जो है मजबूत राज्य चाहिए। लेकिन देश के अंदर आप देखेंगे जो तात्कालिक हमारी परिस्थितियां थी, जो उस समय की हमारी सिचुएशन थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, देश को आज़ादी मिली थी, आज़ादी के साथ साथ बंटवारा हुआ था, देश में कम्युनल वायलेंस था, है ना, रूल जो लॉ एंड ऑर्डर था वो मेंटेन अच्छा नहीं हो रखा था। इन सारी तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के नेहरू और अंबेडकर दोनों ही ये चाहते थे, दोनों ही ये मानते थे कि एक मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए, राज्य से अधिक शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए। और बहस के दौरान ये स्वीकार किया गया कि भाई कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, दंगे फसाद को रोकने के लिए, देश का कल्याणकारी योजना बनाने के लिए, देश की जो आर्थिक संसाधन है उनका अच्छे से प्रयोग करने के लिए, विदेशी आक्रामकता को रोकने के लिए या उसका सामना करने के लिए, जो खाद्यान्न संकट है उसे निपटने के लिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकारें ये काम नहीं कर सकती, एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसको पास ये पूरी अथॉरिटी हो और वो शक्ति के साथ जो है इसका सामना कर सकें। और जाहिर सी बात है वो कौन सी सरकार होगी, वो केंद्र सरकार होगी। तो केंद्र सरकार की डिबेट में नेहरू और अंबेडकर इस तरह से डिबेट कर रहे थे। के एम पणिकर एक और ग्रेट आदमी, बहुत जानकार आदमी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में आप के एम पणिकर, के सांथानाम, बी एन रॉय, इन सब का नाम, और अंबेडकर, ये सब का नाम आप बहुत बार सुनोगे क्योंकि ये सारे उस समय हमारे विद्वान आदमी हुआ करते, विद्वान लोग हुआ करते थे। अच्छा, के एम पणिकर क्या कहते हैं? उनका मानना ये था कि देखिए संघवाद जो होता है ना, वो एक अच्छे माहौल का संविधान होता है। मतलब अगर आप संघवाद लागू करना चाहते हो या अपने संविधान को संघवाद के हिसाब से बनाना चाहते हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में उसे लागू कर सकते हो जब माहौल बहुत अच्छा हो, जब कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, कोई ऐसी जो है क्राइसिस का कोई समय ना हो, फूड क्राइसिस ना हो, दंगे फसाद ना हो रहे हों, कोई टेंशन ना हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। अगर ऐसी स्थिति है देश में तब तो आप संघवाद ला सकते हो। और आज एक ऐसे संविधान की मांग करना, आज का मतलब ये आज की बात नहीं हुई, उस समय ये कह रहे हैं कि संघवाद जो है वो एक अच्छे माहौल का संविधान होता है। आज हम अगर ऐसे संविधान की मांग करेंगे, जिस सिचुएशन की यहाँ बात हो रही है, ऐसे माहौल में अगर हम एक ऐसे संविधान की मांग करेंगे जो संघवाद वाला हो, तो ये भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि, भारत की खुशहाली के लिए निश्चित रूप से क्या है, खतरा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। यानी कि के एम पणिकर भी जो थे वो संघवादी व्यवस्था को लेकर जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, खुश नहीं थे। उनको लगता था कि ये कोई खास व्यवस्था नहीं है भारत के लायक, जैसी भारत में परिस्थितियां हैं। चलिए, ये तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ कोटेशन वगैरह आपके लिए जो आपको हेल्प करती हैं आंसर लिखने में, वो हो गई। अब हम आते हैं भारत के संघवादीय स्वरूप पे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ लोग जो है इसे भारत के संघवाद का अलग अलग रूप देखने के लिए आपको मिल सकता है, उसको अलग अलग संज्ञा दी जाती है, अलग अलग नाम दिया जाता है। एच ब्रिज हुआ करते थे, वो उन्होंने जो है भारत के संघवादी व्यवस्था को देख के कहा कि भाई ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला स्ट्रक्चर लगता है। तो सहकारी संघवाद की बात हुई। जो केसी वेयर है, जो ये भी एक ग्रेट थिंकर हैं इस मामले में, केसी वेयर ने भारत के संघवाद को देखकर कहा कि भाई ये तो क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध संघवादी व्यवस्था है। अंबेडकर साहब भारत के संघवादी स्वरूप को क्या कहते, वो तो कहते थे कि ये तो भाई डुअल पॉलिटी है, अलग नाम दिया, डुअल पॉलिटी, द्वैत शासन, है ना, डुअल पॉलिटी है। लेकिन भारत के संघवाद को आप और अच्छे से विशेषता के आधार पे या उसके लिए जो आर्टिकल्स या उसके लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, अगर उसकी तरफ आप देखोगे तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मतलब मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे जो सबसे अच्छा नाम या एक अच्छी विशेषता के आधार पे जब हम ये तय करते हैं कि भाई क्या कहें भारतीय संघवाद को, तो भारतीय संघवाद का जो सबसे सही एक जो नाम आप देंगे वो है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म।
असम्मित स्वरूप, भारत के संघवाद का असम्मित स्वरूप। ये हालांकि ये भी एक स्वरूप है, लेकिन सबसे करीब अगर कोई बैठता है तो मेरे ख्याल से वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। अच्छा, ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है? बहुत आसान शब्द में आपको बताऊं ना, बहुत आसान शब्द में, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इसकी डिटेलिंग पता है। बहुत आसान शब्द में बताऊं तो मैं ये कि भाई देखिए, दो व्यवस्था होगी, दो स्तरीय शासन होगा, केंद्र और राज्य। इसमें से एक व्यवस्था जो है ज्यादा शक्तिशाली होगी। यह जो व्यवस्था होगा शासन का, वो एक तरफ झुका हुआ होगा, जैसे कि केंद्र की तरफ हमारे देश में झुका हुआ है। अधिकतर मामलों में केंद्र को जो है प्राथमिकता है, तवज्जो है, या यूं कहें कि ज्यादातर मामलों में या लगभग सभी मामलों में केंद्र को तवज्जो दी जाती है या प्राथमिकता दी जाती है। व्यवस्था इस तरह से बनी हुई है, तो इसे एसिमेट्रिक या असम्मित स्वरूप का संघवाद कहते हैं। और ये भारत के संघवाद से मिलता जुलता नजर आएगा, या भारत का संविधान एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की तरफ है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि भारत के संघवाद में जो व्यवस्था तो दो है, जो स्तर है शासन का वो तो दो है, लेकिन दोनों में से एक ज्यादा शक्तिशाली है, एक ज्यादा क्षेत्राधिकार के साथ है, एक ज्यादा शक्तियों के साथ है, और वही केंद्र। यानी राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा ठीक नहीं, वो इक्वल नहीं है, बल्कि केंद्र के पास ज्यादा है। देखिए, अगर हम केंद्र और राज्य की भी शक्तियों के बंटवारा को देखें तो बिल्कुल सिंपली मैं आपसे कह दूंगा कि भाई केंद्र की शक्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची केंद्र के काम के लिए है, राज्य सूची राज्यों के लिए है, और समवर्ती सूची पे तो कोई भी कानून बना सकता है। ये सब आपको पता ही होगा। अब केंद्र सूची की तरफ आप देखोगे तो लगभग उसमें 100 से ज्यादा विषय लिखे हुए हैं, लगभग 100 के आसपास विषय लिखे हुए हैं। राज्य सूची में लगभग 60 के आसपास विषय लिखे हुए हैं, और समवर्ती सूची में लगभग 40 के आसपास। अब राज्य सूची जो है उसमें केवल 60 है आसपास, उसके मतलब 61 है शायद, और केंद्र सूची में लगभग 100 के आसपास। तो आप सोचिए कि केंद्र के पास ज्यादा विषय हैं कानून बनाने के लिए, और जो समवर्ती सूची है उस पर तो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है ना। देखिए, क्योंकि केंद्र सूची में अधिक विषय है, समवर्ती सूची में विषय बनाने का जो अधिकार वो राज्य और केंद्र दोनों के पास है। लेकिन मान लीजिए केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, समवर्ती सूची पे कोई भी बना सकता है। अब केंद्र ने भी बना दिया और राज्य ने भी बना दिया, तो किसका माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को हमेशा क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। प्रावधान है संविधान में। तो देखिए, केंद्र सूची में अधिक मामले हैं, अधिक मामलों पे कानून बनाएगा। राज्य जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन माना किसका जाएगा? केंद्र का माना जाएगा, अगर दोनों बना दिया तो। अब यानी कि आप कहोगे कि भाई राज्य सूची पे एक छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन एक आर्टिकल 248 भी है जिसमें अपशिष्ट शक्तियां लिखी है, रेसिडुअल पावर्स लिखी हुई हैं, और लिखी हुई तो नहीं है, मतलब उसमें कहा गया है कि जो विषय इसमें लिखे हुए नहीं है केंद्र, राज्य और समवर्ती में, उन विषयों पर भी केंद्र सरकार ही जो है कानून बनाएगी या उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आप देखिए, जो लिखा हुआ है उसमें भी केंद्र के पास साझा शक्ति है, और जो नहीं लिखा हुआ है उसमें भी केंद्र को शक्ति दी गई है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि संविधान के में अगर आप ध्यान में देंगे तो हमारी जो संसद है, यानी जो हमारी केंद्र विधायिका है, और जो हमारी विधानसभाएं हैं, यानी जो राज्य की विधायिकाएं, तो केंद्र विधायिका यानी कि संसद को ज्यादा शक्तियां हैं राज्य विधानसभाओं से। क्यों? संविधान के अंदर संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद जो है वो राज्य सूची पे भी कानून बना सकता है। सोचिए, केंद्र सूची पे तो बना ही सकता है, समवर्ती सूची पे तो बना ही सकता है, अपशिष्ट शक्तियों पे तो बना ही सकता है, साथ ही साथ राज्य सूची पे भी बना सकता है। कैसे बना सकता है? अगर देखिए भाई, राज्यसभा में कोई कानून अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से विषय पारित कर दिया गया, तो उस विषय पे जो है संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा में अगर 2/3 से हो गया तो 2/3 से, यानी कि लगभग 66% से हो गया तो। इसके अलावा अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो केंद्र सरकार को या संसद को ये अधिकार देते हैं जो कि वो राज्य के विषय में कानून बना सकें इमरजेंसी के टाइम पे, या और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, अनुच्छेद 3 भी क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भाई संसद जो है, यानी केंद्र जो है, केंद्र विधायिका जो है, वो राज्य का नाम बदल सकती है, क्षेत्रफल बदल सकती है, सीमा में बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है। अब आप सोचिए, मतलब मैं हल्की बात कहूं तो आप ये समझ लीजिए कि राज्य जो है वो केंद्र की दया पे है, हैं, तो इस तरह की बात। तो ये सारी ये प्रावधान है। अब आप देखिए कि अब आप इतनी सी बातें हैं अगर आप अनुमान लगा लें तो आपको पता लगेगा कि भाई केंद्र को तो बहुत शक्ति है, राज्य को तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन केंद्र कई मामलों में राज्य से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और कुछ मामलों में वो उससे तो शक्तिशाली है ही।
अच्छा, आपातकालीन प्रावधान के दौरान आप देख लीजिए आर्टिकल 352, 356, 360, इन सब के तहत जो शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथ में डायरेक्टली चली जाती है। और इस दौरान तो अगर आपातकालीन प्रावधान लगा हुआ है तो फिर तो राज्य के पास जो है कोई शक्ति बचती ही नहीं है। एक तरह से सारा शासन जो है वो प्रधानमंत्री या यूं कहेंगे केंद्र या राष्ट्रपति के हाथ में जो है चली जाती है ये व्यवस्था। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस मामले में। देखिए, एकल संविधान हमारा है, यानी कि एक ही संविधान है, राज्य का तो कोई संविधान है नहीं, उसी से एक ही संविधान से चलना होता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई अलग राज्य की कोई कोर्ट नहीं होती, वही सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती है, पूरा एकीकृत है। चुनाव आयोग एक है, वही पूरे देश में जो है चुनाव कराएगा। ये सारी केंद्र शक्ति जो है का एक प्रतीक होती है। अब हालांकि ये सारी इंडिपेंडेंट है, ये सब स्वायत्त है संस्थाएं, जैसे कोर्ट स्वायत्त है, चुनाव आयोग स्वायत्त है, लेकिन इसके अंदर जो पदाधिकारी होते हैं, इसके अंदर जो जज बैठेंगे, या इसके अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, या बाकी जो इसमें अधिकारी होते हैं, उनको स्थापित कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, केंद्र करता है। तो जाहिर सी बात है उनका इनके ऊपर जो है एक कुछ ना कुछ जो है अंकुश जरूर होता है। राज्यपाल जो होते हैं राज्य के अंदर, उन्हें कौन नियुक्त करता है, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अनुशंसा पे या सलाह पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राज्यपाल को तो केंद्र का एजेंट माना जाता है राज्यों के अंदर, मतलब वो उनको माना यह जाता है कि राज्य में जो राज्यपाल है वो केंद्र की चीज़ों को या केंद्र को खबर पहुंचाने के लिए केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अब आप सोच लीजिए, इसी तरह जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जो IAS, IPS, IFS, ये सब जो सेवाएं हैं, ये सब जो सर्विसेज हैं, इसका कार्डर कंट्रोलिंग किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में, सेंट्रल के हाथ में है। यानी वो सेंटर जो है वो इनकी कार्डर कंट्रोलिंग करती है, लेकिन काम कहाँ करते हैं, राज्य में करते हैं। तो काम राज्य में कर रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कंट्रोल कर रही है। इसी तरह से हाई कोर्ट हो या UPSC हो, इन सब के सदस्यों की नियुक्ति या जजेस की नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अनुशंसा या सलाह पे। कहने का मतलब यह है कि जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है बाय सेंटर, केंद्र के हाथ से। अब आप समझिए फिर से वही बात कि केंद्र क्यों है शक्तिशाली। वित्त संस्थाओं के मामले में आ जाइए आप, संसाधनों के मामले में आ जाइए आप, तो आपको यहां भी पता चलेगा कि सारी शक्तियां या सारा नियंत्रण केंद्र के पास है। क्यों? RBI पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करती है, नियमन करती है, नियंत्रित करती है। उसका जो गवर्नर है वो भी केंद्र नियुक्त करता है। GST, इनकम टैक्स, फला जो बाकी चीजें हैं, ये सब कौन लगाता है, ये सब कौन तय कर रहा है, ये सब तय कर रही है केंद्र सरकार। तो इस मामले में भी आप देखिए, पूरे वित्त संस्थान के मामले में, वित्त संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन के मामले में केंद्र सरकार मजबूत है। केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 255, 257, 355, 365 इन सब के तहत जो है राज्य को आदेश देने की शक्ति है। मतलब वो केंद्र राज्य को आदेश दे सकती है कि आप इस पर बिल बनाइए, या आप ये काम करिए, या ये काम मना करें। इस तरह के आदेश देने की शक्ति है केंद्र के पास। और अगर राज्य केंद्र के आदेश को नहीं मानती है या इसकी अवहेलना कर देती है, तो केंद्र जो है वो राष्ट्रपति से सलाह कर देके या राष्ट्रपति से गुजारिश करती है कि आप इस राज्य के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आर्टिकल 356 लगा दीजिए। ऐसी भी चीज़ है। राष्ट्रपति के पास राज्य के द्वारा जो विधेयक बनाया गया है विधानसभा में, उस पर वीटो करने की भी शक्ति है। सोचिए, राष्ट्रपति राज्यों के विधेयक को भी वीटो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इकहरी नागरिकता है, ये सब कंट्रोल है, ये सब केंद्रीय सरकार या केंद्रीय विधायिका की शक्तियों को ही दिखा रहा है किस तरह से। अब मैं आपको एक तरफा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें कि क्यों जो है केंद्र इतना शक्तिशाली है, और क्यों जो है मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो संघवाद का जो स्वरूप है वो एसिमेट्रिक है ना, वो बाकी जगह से अलग आपको नजर आएगा। अगर आप इन सारे पॉइंट को जो मैंने अभी आपको बताया कि इन सबको पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, तो निम्न सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जो है रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद का झुकाव जो है वो केंद्र की ओर है। अर्थात भारत की संविधान सभा ने वही किया जैसा कि 1936 में नेहरू ने कहा था। क्या कहा था 1936 में नेहरू ने? देखिए, आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले, संविधान सभा से पहले, और आज जो हमारा संविधान है उसको बनने से पहले, नेहरू ने 1936 में कहा था कि संभव है कि स्वतंत्र भारत में संघीय प्रणाली स्थापित हो जाए, संघवाद आ जाए, परंतु उसमें किसी भी स्थिति में एकात्मक नियंत्रण का हिस्सा अच्छा खासा रहेगा। कहने का मतलब यह है
कि भले ही स्वतंत्र भारत में, ये 36 में कह रहे हैं नेहरू, भले ही स्वतंत्र भारत में संघीय व्यवस्था आ जाए, लेकिन उस संघीय व्यवस्था में भी जो झुकाव होगा, जो एकात्मक नियंत्रण होगा केंद्र का, वो अच्छा खासा होगा। और ऐसा ही हुआ जब संविधान बना, ऐसा ही हुआ जब संविधान लागू हुआ, और ऐसा ही हुआ जब हमने इसे प्रैक्टिस करने पे जोर दिया, पूरा जो हमारी प्रक्रिया चली आज़ादी के बाद। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, आगे आप देखिए, ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक संस्था है, उसके नोट्स से मैंने जो है ये लिया है, कॉपी किया है, तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज़ादी से लेकर अब तक अगर हम भारत के संघवादीय व्यवस्था को या संघवाद के स्वरूप को अगर हम देखें, बांटने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि लगातार ये बदलता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि संविधान में हमने बदलाव किया है, पर उसकी प्रैक्टिस में जो है या उसके कार्यात्मक रूप में जो है लगातार बदलाव आया है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसने संघीय प्रणाली को कई स्तर पर प्रभावित किया है। इस कारण देश में संघवाद के अलग अलग चरणों दिखाई देने को मिलते हैं। तो आज़ादी से 1967 तक, यानी कि 1950 से 1967 तक की अगर आप व्यवस्था देखें, लगभग ये 17 साल का व्यवस्था है। आपको पता है कि ये वो दौर है जब कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र में भी जीत रही थी और राज्य में भी जीत रही थी, मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व था इस दौर में। योजना आयोग भी इसी समय बनता है जो सेंट्रलाइज प्लानिंग करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद होती है जिसके अंदर प्रधानमंत्री और कैबिनेट व बाकी चीज, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा दबदबा होता है। ये सारी जो संस्थाएं वो केंद्र का महत्व बढ़ा देती है, क्योंकि देश के लिए प्लानिंग करने का काम, देश के लिए योजना बनाने का काम इनके पास था, और ये सब सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी या केंद्र सरकार थी उनके द्वारा जो है पूरी तरह से प्रायोजित थी या इनके द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल की जाती थी। इस समय देश में एक दल का आधिपत्य था और सारी शक्तियां जो थी वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत हो चुकी थी। दिल्ली से सब कुछ चल रहा था, पीएम हाउस से सब कुछ चल रहा था, या पीएम ऑफिस से सब कुछ चल रहा था, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी सब कुछ जो है कंट्रोल कर रही थी। इसलिए कहते हैं कि ये जो पूरा काल है 1950 से लेकर 1967 का, ये जो पूरा काल है इसे केंद्रीकृत संघवाद का काल कहा जाता है, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म का दौर कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए 1967 से 1971 का जो समय है, अब आप इस दौर को देखोगे तो इस दौर में तो केंद्र सरकार भी कमज़ोर हो गई थी और राज्य की सरकारें भी कमज़ोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि 1967 में जब चुनाव हुए तो नेहरू तो थे नहीं, इंदिरा गांधी नया चेहरा थी, तो इंदिरा गांधी को खुद अपने चेहरे को स्थापित करना था, खुद जो है उनको अपनी पोजीशनिंग को जो है मजबूत करना था। सिंडिकेट से उनका अलग झगड़ा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी तो भाग में बढ़ जाती है। 67 में कांग्रेस पार्टी लगभग 8 राज्यों में अपना सरकार नहीं बना पाती है। उन राज्यों में विपक्षियों की जो है गठबंधन की सरकार बनती है। वो गठबंधन की सरकार कमज़ोर होती है, अपने आप को संभालने पर उनको जोर देना पड़ता है। तो केंद्र सरकार भी कमज़ोर, इंदिरा गांधी भी कमज़ोर, और राज्य की अलग अलग सरकारें भी गठबंधन की कमज़ोर। तो क्योंकि केंद्र भी कमज़ोर और राज्य भी कमज़ोर था, इसीलिए संघ का चित्र जो है वो अलग बदल गया। कांग्रेस के अंदर कलह थी, जैसा मैंने आपको बताया, 2 टुकड़े भी हुए। उसके बाद सशक्त नेतृत्व की तलाश थी। इंदिरा गांधी एक मजबूत नेता बनने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उनको मजबूत नेता बनना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे राज्य में गठबंधन की सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने के बावजूद जो है, क्योंकि दोनों कमजोर थे ना, तो इसीलिए दोनों में से कोई एक दूसरे से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए इस काल को सहयोगी संघवाद कहा जाता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करने का फैसला किया, क्योंकि दोनों में से कोई भी बहुत ज्यादा ताकतवर था नहीं। ये दौर। इसके अलावा 1971 से 1977 तक अगर आप देखें, ये वो दौर है जब 71 में इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव बड़े मार्जिन से जीत जाती है। 72 में वो राज्यों का चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाती हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग सभी राज्यों में सरकार बन जाती है, तो एक मजबूत नेता हो जाती हैं। वो हर जगह जीती हुई नेता हैं, लोकसभा, इसके अलावा विधानसभा, सब जगह वो जीती हुई हैं। और आपको पता है कि इसी दौर में जो है 18 महीने का आपातकाल भी देश के अंदर लगता है, और आपातकाल के दौरान तो सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। तो इस पूरे दौर को एकात्मक संघवाद कहा जाता है, यूनिटरी फेडरलिज्म, क्योंकि सारा कुछ कहाँ से चल रहा था, सेंटर से चल रहा था, केंद्र से चल रहा था। इस पूरे दौर को जो है कहा जाता है एकात्मक संघवाद। इसके अलावा आप देखिए 1996 से लेकर 2014 तक का जो समय है, ये ऐसा दौर है जब भारत की संघीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि इस समय गठबंधन की सरकार चल रही थी देश भर में, राज्य हो या केंद्र हो। जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो सेंट्रल लेवल पे बहुत मजबूत हो गई थी, केंद्र सरकार में बहुत मजबूत हो गई थी। एक एक वोट से सरकार गिरी है भाई,
इतनी मजबूत हो गई थी वो, मतलब नहीं सपोर्ट करती थी अगर उनकी बार्गेनिंग, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो। कहने का मतलब है सपोर्ट तब करती थी जब उनका बार्गेनिंग करके वो अपनी बात मनवाती थी, यानी सौदेबाजी होती थी इस दौर में। तो 1996 से लेकर 2014 तक जो संघवाद है वो एकदम सौदेबाजी वाला संघवाद है, बार्गेनिंग करने वाला एक संघवाद के रूप में उभर कर आया कि केंद्र और राज्य दोनों में से कोई हावी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। सौदेबाजी मतलब कोई ऐसा खरीद फरोख्त वाला नहीं, अपनी पावर को लेके, अपने कार्यक्रमों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर और बहुत सारी चीजें। अंतिम दौर में हैं हम अपनी वीडियो के, बहुत जल्दी मैंने देखिए इस वीडियो को ख़त्म किया है, क्योंकि कई बच्चे कमेंट में कहते हैं कि भाई आप जो है बड़ा लंबा लेकर जाते हैं और आप जो है बड़ा धीरे धीरे इंटरप्रेट करते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मतलब धीरे धीरे चले और हम जो है सब चीज़ों को कवर करते हुए चलें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, क्या भारतीय संघवाद में बदलाव आ रहा है? जैसा मैंने आपको बताया लगातार बदल रहा था ना भाई हमारा संघवाद। ये देखिए, ये पूरा जो मैंने आपको दिखाया है 1950 से 67, फिर 67 से 71, फिर 71 से 77, ये बाकी और बाकी सब। क्या अभी भी बदलाव आ रहा है? बिल्कुल बदलाव आ रहा है। अच्छा, जो बदलाव है उसके कुछ तकनीकी पक्ष भी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, रिपीटेशन है वो पढ़ लीजिएगा आप, ये जो पहला पैराग्राफ है पढ़ लीजिएगा पॉज करके, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए, ये जो पूरा बदलाव है ना, इसके कुछ तकनीकी पक्ष हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं इसके। ऐसे ही नहीं हमारा संघवाद चेंज हो रहा है, या ऐसे ही नहीं हमारे राज्य अब लगातार शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या केंद्र जो है अब उतना हावी नहीं हो रहा है, मनमाना काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 1994 में एक SR बोमई केस हुआ था, आप लोग के सिलेबस में होगा, इसे डीपली पढ़िए, बहुत अच्छा आपके नॉलेज के लिए है ये। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। SR बोमई केस में जब फैसला आया, देखिए हुआ क्या, SR बोमई मुख्यमंत्री हुआ करते थे कर्नाटक के, हाँ कर्नाटक के हुआ करते थे। उनकी जो है सरकार 356 के हिसाब से जो है हटा दी जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वो कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट कहता है कि देखिए भाई, केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति को ये हिदायत देता है, राज्यपाल को ये हिदायत देता है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा उसके कुछ ठोस कारण होने चाहिए। वहां पे सरकार के पास, नेता के पास, मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं है, ये डिसाइड होना चाहिए विधानसभा के अंदर, यानी लेजिस्लेचर में, ना कि गवर्नर हाउस में। अब गवर्नर हाउस क्यों कहा होगा उन्होंने? क्यों? क्योंकि 356 का गलत इस्तेमाल होता था। ऊपर से केंद्र सरकार ऑर्डर करती थी राज्यपाल को कि भाई आप जो है ऐसा लिखकर राष्ट्रपति को दीजिए कि राज्य के हालात ठीक नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगना है, और वो केंद्र की बात मान के राज्यपाल ऐसा काम कर देते थे, और ऐसे में राज्य का नुकसान होता था, राज्य की सरकार का नुकसान होता था। इसलिए कहते हैं राज्यपाल जो है वो केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है, और राज्यपाल जो है राजभवन में यानी गवर्नर हाउस में डिसाइड कर लेते थे कि इस नेता के पास बहुमत है, इसके पास बहुमत नहीं है। इस तरह की चीज़ों को रोक लगाने के लिए, इस तरह के 356 के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो है SR बोमई केस में फैसला आता है कोर्ट का, और उस फैसले ने जो है हमारे देश में 356 को लागू करने के ऊपर एक कंट्रोल लाया। मतलब अब मनमाने तरीके से जो है नहीं लागू होता है 356। इसके अलावा केशवानंद भारती केस में जो मूल संरचना का सिद्धांत आया, तो उस सिद्धांत के तहत संघवाद को भी मूल संरचना का ही हिस्सा माना गया, और ये माना गया कि संघवाद की व्यवस्था को हम बर्बाद नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। संघवादी व्यवस्था ही ऐसी होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं, दो स्तर होते हैं सरकार के, और दोनों सरकारें एक दूसरे से अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इसके अलावा आप देखिए तीसरा कि आर्टिकल 356 के लागू होने पर, यानी कि जो राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी लगती है, वो ठीक कारणों से लगी है या नहीं, उसके कुछ ठोस कारण है या नहीं, क्या सरकार ने किसी पर्सनल या किसी गैर वैधानिक कारणों को लेकर ही तो जो है 356 नहीं लगा दिया, गलत तरीके से तो नहीं लगाया, या राष्ट्रपति या उपराज्यपाल ने गलत सिफारिश तो नहीं कर दी। तो इसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका ने इसे कहा कि भाई हम इसकी जांच करेंगे, जब भी किसी राज्य में 356 लागू होगा हम देखेंगे कि कारण सही है या नहीं, कहीं मनमाने तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ, इसने भी हमारे देश के संघवाद को बदलने की कोशिश की है। मनमाने, आपको पता है हमारे देश में अब तक कुल 100 से ज़्यादा 356 को लागू कर दिया गया है। 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन देश के अंदर लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर या यूपी, इसमें से दो ऐसे ये राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 10 के आसपास लगा है, और जम्मू कश्मीर में भी शायद इतना ही होगा। खैर देख लीजिएगा आप। तो
यानी कि हमारा संघवाद इन सारे फैसलों से तो अब यानी कि अब केंद्र मनमाना काम नहीं कर पाएगा। तो क्या बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। जैसे ये सब कंट्रोलिंग होती है ना, जैसे ही केंद्र सरकार थोड़ी कमज़ोर होने लगी, गठबंधन की सरकार बनने लगी, जो क्षेत्रीय दल है वो भी ऊपर आने लगे, उनकी बात मानी जाने लगी, तो ये सब कंट्रोल होता है। अब आप देखिए कि कैसे पता चलता है कि यह सवाल ये भी है कि कैसे पता चलता है कि संघवाद में केंद्र और राज्य की भूमिका बदल रही है, या राज्य जो है लगातार और शक्तिशाली हो रहे हैं, उनकी कार्य क्षेत्र बढ़ रहे हैं। बहुत सरल है। कैसे? देखिए, अब आर्टिकल 356 जो है, जो स्टेट इमरजेंसी है, उसका प्रयोग बहुत कम होता है। न्यायपालिका इसकी वैधानिकता की जांच भी कर लेती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 2017 में जब प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड के ऊपर 356 लागू करने वाली जो है बात की थी, जो उसको लागू करने की कोशिश की, तो हाईकोर्ट ने जो है इसे रोक दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये वैधानिकता नहीं है, ये कानून के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि केंद्रीकृत नियोजन अब समाप्त हो चुका है। अब कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग होती नहीं है। योजना आयोग खत्म हो चुका है, नीति आयोग ये काम कर नहीं रहा है, 5 ईयर प्लानिंग खत्म हो गई है। तो कोई भी एक सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं है। अब राज्य अपनी प्लानिंग खुद करते हैं। इसके अलावा राज्य जो है वो एफडीआई के लिए इन्विटेशन देते हैं, अलग अलग कंपनियों विदेशों को के साथ जो है आर्थिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशन बनाते हैं। वो खुद जो है अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग देशों में जाके कंपनियों को ऑर्गेनाइज करते हैं और बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, या आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए। जैसे गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट नाम का एक समिट होता है, ऐसे बंगाल में बंगाल ग्लोबल समिट करके जो है समिट होता है। ये सब एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए होता है, उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए होता है। अलग अलग आर्थिक नीति बन रही है राज्यों की। ये सारी चीज़ें हैं जो राज्यों को बहुत ज़्यादा ताकत दे रही हैं। इसके अलावा आप देखिए केंद्रीय औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म हो चुका है ना, जो सेंट्रलाइज जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होती थी वो अब खत्म लगभग हो चुकी है। राज्य अब खुद जो है अपनी कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं और अलग अलग अपनी नीतियां बना रहे हैं अपने नागरिकों के लिए। अब वो केंद्र सरकार के ऊपर इस चीज़ के लिए निर्भर नहीं है। चलिए फाइनली आखिरी देखते हैं। सभी तथ्यों पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद, जिसमें राज्य या यूं जो केंद्र और राज्य से, जो केंद्र जो है वो राज्य से अधिक क्षेत्राधिकार के साथ शक्तिशाली है, अब इस संघवाद का स्वरूप लगातार बदल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मैंने बहुत जल्दी इसे कंप्लीट किया है तो आप इसकी भी जानकारी मुझे दे दीजिए कि भाई बहुत ज़्यादा आप जो है बहुत जल्दी कर रहे हैं थोड़ा, तो हम आराम से ठहर कर, जैसे मैं लंबी वीडियो बना के जो है बात करता हूँ, हम वैसा ही करेंगे। अगर आपको लगता है कि ठीक है इसी स्पीड में हम लोग को चलना चाहिए तो मैं इसी स्पीड पे चलूँगा, जैसा भी आप कहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर कंटेंट अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।